जय हिंद। आज हम स्टार्ट करेंगे हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमने पढ़ लिया है। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में था आपका? 124 में है। हमने देखा कि 124 में आपका सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट किस में है आपका? 214 में। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कितने हैं आपके देश में? केवल एक होते हैं क्या? पर हाई कोर्ट एक है क्या? हाई कोर्ट एक राज्यों के लिए एक हो सकता है और दो राज्यों के लिए भी एक हो सकता है, अगर ऐसा संसद करना चाहे तो। ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश में कितने हाई कोर्ट्स हैं? एक है, क्योंकि एक स्टेट का तो एक ही होगा। एक स्टेट में दो हाई कोर्ट्स नहीं हो सकते, परंतु दो स्टेट्स के एक हाई कोर्ट हो सकते हैं। ये चीज है। हमारे मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट किस जिले में उपस्थित है? जबलपुर में है। हाई कोर्ट के ऊपर कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई होता है? सुप्रीम कोर्ट के नीचे होते हैं आपके हाई कोर्ट्स, और हाई कोर्ट के नीचे कोई होता है? आपके सत्र न्यायालय या सेशनल कोर्ट, जो जिले में उपस्थित होते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट तो देश में एक है, परंतु वर्तमान में हाई कोर्ट कितने हैं आपके देश में? ये कोई बता सकता है? वर्तमान में आपके हाई कोर्ट्स कितने हैं? या ये बता दीजिए कि वर्तमान में सबसे नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है, जो सबसे नया हाई कोर्ट हो या किसी राज्य को मिला हो सबसे नवीनतम हाई कोर्ट। अच्छा ये बताओ, सबसे न्यूएस्ट स्टेट कौन सा है? ये बता सकते हो? सबसे नवीनतम राज्य भारत का कौन सा है, जो सबसे अंत में अभी राज्य बना है? तेलंगाना है। तेलंगाना है। तेलंगाना किससे टूटकर बना है? ये भी पता है आप लोगों को, आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से टूटकर तेलंगाना बना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। अब इस चीज को समझना, नया स्टेट आपका तेलंगाना बना है, एकदम सत्य है, परंतु हम इसमें एक चीज में कंफ्यूज हो सकते हैं कि नवीनतम हाई कोर्ट भी किसका है? तेलंगाना का। तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक स्टेट हुआ करते थे, आंध्र प्रदेश, तो उनका हाई कोर्ट कहां था? हैदराबाद में। कहां पर? अब वो हैदराबाद किसके पास चला गया? तेलंगाना के पास। अर्थात वो हाई कोर्ट भी किसके पास चला गया? तेलंगाना के पास। तो एक नवीनतम हाई कोर्ट की स्थापना करनी पड़ी किसको? आंध्र प्रदेश को, जो स्थापित किया गया अमरावती में। कहां पर? अमरावती। तो नवीनतम 25वां हाई कोर्ट कौन सा? तो अभी वर्तमान में कितने हाई कोर्ट्स हैं? 25। तो नवीनतम 25वां हाई कोर्ट आपका स्थापित किया गया है आंध्र प्रदेश में। कहां पर? अमरावती में। क्लियर है? तो कितने हाई कोर्ट्स हैं भारत में? 25 हाई कोर्ट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है। कहां पर है वो? दिल्ली में। अच्छा, जब सुप्रीम कोर्ट की हम हिस्ट्री की बात करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं कि जब 1773 का क्या आया था आपका? रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसकी वजह से 1774 में आपका क्या बनाया गया था? सुप्रीम कोर्ट। जिसके पहले आपके कौन थे चीफ जस्टिस? सर एलिजा एम्पे, है ना? आपको लड़ाई याद होगी वॉइस राय और उनकी। तो सर एलिजा एम्पे जब सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे, तो वो सुप्रीम कोर्ट कहां स्थापित किया गया था? कहां पर? तो हमें यह पता है कि शुरू से आपका सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में नहीं था, बाद में आपका सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कहां किया गया है? दिल्ली। सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट भारत का कहां बना था? इसका मतलब कहीं ना कहीं सबसे पहले हाई कोर्ट्स भी बने होंगे। बने होंगे। तो आज हम थोड़ी सी हाई कोर्ट की हिस्ट्री देखेंगे, फिर हाई कोर्ट्स क्या होते हैं वो देखेंगे, और फिर हाई कोर्ट से संबंधित जो आपके आर्टिकल्स हैं जिसमें उसके प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि योग्यता क्या होती है, कौन हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं, हाई कोर्ट के पास पावर्स क्या क्या है। ठीक है। तो शुरू करें। चलिए थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय समझते हैं। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, और उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है। किस स्तर पर है ये? राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है। और केंद्र स्तर का सर्वोच्च न्यायालय कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन भारतीय न्यायपालिका का हिस्सा होने के कारण वे सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख, मार्गदर्शन और नियंत्रण के तहत कार्य करता है। ये हमें अभी कैसे पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज का भी ध्यान रखते हैं कि आपके हाई कोर्ट में किन जजेस की नियुक्ति की जा रही है। यहां तक कि अगर हाई कोर्ट में किसी भी प्रकार के चेंजेस होते हैं और जिसकी पावर राष्ट्रपति को दी गई है, तो राष्ट्रपति उन पावर्स का उपयोग करने से पहले या परिवर्तन करने से पहले एक बार परामर्श किससे लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श अवश्य लेते हैं। देखिए ये वर्ष हमें याद रखना है। हाई कोर्ट में हमें याद है 1770, याद है। अब यहां याद रखना है 1861, 1861। पहली बार 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। तो हमें पता चला कि भारतीय उच्च न्यायालय, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट किस वर्ष आया आपका?
1861 ने कोलकाता, अब ये हाई कोर्ट 3 जगह बने, कोलकाता, सॉरी उस समय का कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। तो एक एक्ट के तहत जिसे बोला गया इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इस एक्ट के तहत 3 हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई 3 अलग अलग स्थानों पर। पहला कलकत्ता, दूसरा मद्रास। क्या ये वही 3 जगह है जहां पर 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी? अच्छे से याद है, हमने एक्ट पढ़ा था। यहीं पर 3 फोर्ट्स भी बनाए गए थे, ये वही जगह है। तो यहीं पर 3 हाई कोर्ट्स की भी स्थापना की गई थी। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और कई न्यायाधीश होते हैं जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये आप याद रखिए। इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बाद देश में दूसरा सबसे बड़ा न्यायालय कहा जाता है। हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थान किसका है? हाई कोर्ट्स का है। वर्तमान में भारत में देश के विभिन्न राज्यों में कितने? 25 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं। सबसे पहले 3 कौन है आपके? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। और सबसे नवीनतम कौन सा है आपका? आंध्र प्रदेश में कहां पर? अमरावती, अमरावती हाई कोर्ट। ठीक है। संविधान ने संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों या 2 या 2 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, ये क्या कह रहे हैं कि देखो 2 या 2 से अधिक राज्य है तो इनसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्य और उसमें साथ और क्या ऐड कर दो? यूटीज, केंद्र शासित प्रदेश, तो वहां पर भी क्या हो सकते हैं? एक हाई कोर्ट हो सकता है। संविधान ने संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों तथा 2 या 2 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिकृत किया है। अभी मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा हाई कोर्ट्स की लास्ट में, तब आप देखिएगा कि किसी किसी हाई कोर्ट में एक से अधिक या तो राज्य शामिल हैं या केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। अच्छा, ये प्रावधान कौन करता है? तो ये प्रावधान करता है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के माध्यम से इसे संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, अमेंडमेंट्स पढ़े हैं हमने। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 ये क्या करता है? इस प्रक्रिया को लागू करवाता है कि आप एक या एक से अधिक राज्यों पर एक इकलौता हाईकोर्ट की स्थापना कर सकते हैं। संविधान के अनुसार भारत एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली का पालन करता है, जिसका अर्थ है कि शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट सभी अदालतों का प्रमुख है और सभी राज्यों के उच्च न्यायालय इसके तहत कार्य करते हैं। देखिए, हमने सर्कल बनाया था, सबसे पहले कौन आपका? सबसे ऊपर कौन? सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन? हाई कोर्ट के नीचे कौन? ये होगा सेशन कोर्ट, है ना। अब सेशन कोर्ट से बड़ा कौन है? हाई कोर्ट है। या सत्र न्यायालय से बड़ा कौन है? उच्च न्यायालय है। और उच्च न्यायालय से बड़ा कौन है? ये इसकी बात को नहीं टाल सकते और ये इनकी बात को नहीं टाल सकते। इसे बोला जाता है एकीकृत न्यायपालिका। सारी शक्तियां जाकर एक पर निहित हो जाती हैं। सबसे ऊपर जो बैठा है सारी शक्तियां उस पर जाकर केंद्रीकृत हो जाती हैं। इसे बोला जाता है एकीकृत न्यायपालिका। उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक निकाय है और उच्च न्यायालय का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार केवल कितना है? राज्य के क्षेत्र में है। क्या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट किसी भी प्रकार का डिसीजन महाराष्ट्र के लिए सुना सकते हैं? क्या वो किसी अन्य राज्य में किसी नए कानून को पारित करने के लिए कुछ कह सकते हैं या कानून का खंडन करवा सकते हैं? मान लीजिए कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस को कर्नाटक का कोई कानून पसंद नहीं आया, तो क्या वो उस पर किसी प्रकार का आदेश सुना सकते हैं? क्योंकि वो उनके न्यायिक क्षेत्र से बाहर है। और अगर वो ऐसा करने का प्रयास करते हैं, किसी भी प्रकार से वो अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जाने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें रोकने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। रिट्स का नाम सुना है? आप अपने क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य नहीं कर सकते। उच्च न्यायालय की संरचना। संविधान ने उच्च न्यायालय की शक्ति निर्धारित या निर्दिष्ट नहीं की है, इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। इसलिए उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होते हैं जिन्हें कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ही अपने स्वविवेक पर इनकी सेवा शर्तें डिसाइड करेंगे। राष्ट्रपति किसी भी उच्च न्यायालय के कार्यभार के आधार पर संख्या निर्दिष्ट कर सकता है, अर्थात किसी हाई कोर्ट में संख्या कितनी होगी जस्टिस की, ये कौन डिसाइड कर सकते हैं? हमारे राष्ट्रपति डिसाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स की। कहां से शुरू हुआ है हाई कोर्ट आपका? 214। हर एक आर्टिकल बेहद ही आसान है और आपने शायद आपको लगेगा कि हाँ, ये चीजें तो हमने पहले भी कहीं सुनी है, पहले भी कहीं पढ़ी है। तो शुरू करें आर्टिकल्स। सबसे पहले 214 एकदम सरल, एकदम सामान्य। क्या कहता है कि राज्यों के लिए क्या होगा?
उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट होगा। दैट्स इट, बस इतना ही बोलता है आर्टिकल नंबर 214 कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अब देखो यहां पे आप फंसना मत, यहां पे लिखा प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। इसका मतलब ये नहीं कि 28 राज्य हैं तो 28 के 28 के लिए क्या बना दो, बना सकते हैं, बनाया जा सकता है, परंतु अनिवार्य नहीं है, क्योंकि 7वां संविधान संशोधन 1956 बोलता है कि आप 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल नंबर 215, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय मतलब होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। कहीं सुना है क्या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स? हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था, हमने उसमें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स देखा था। एक चीज बताइए, क्या जब भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जाती है तो उस पूरी की पूरी कार्यवाही को रिकॉर्ड किया जाता है, किया जाता है या नहीं? एज इट इज, जिस प्रकार से जस्टिस ने फैसला सुनाया, जिस प्रकार से गवाहों को प्रस्तुत किया गया और जिस प्रकार से वो सारी कार्यवाही को सुना गया और सुनवाई की गई, क्या उसे एज इट इज रिकॉर्ड किया जाता है? आपने सुना होगा कि हमारे असिस्टेंट ग्रेड 3 के टाइपिस्ट बैठे होते हैं या स्टेनोग्राफर्स बैठे होते हैं जज के पास, वो क्या करते हैं, वो इसी चीज को रिकॉर्ड करते हैं कि जो भी यहाँ सुनवाई चल रही है उसका पूरा क्या होना चाहिए, कंप्लीट डेटा रहना चाहिए। तो वही चीज है कि उच्च न्यायालय भी अपने कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स को रख सकता है। देखिए प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, अर्थात उस पर होने वाली हर कार्रवाई को क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। उच्च न्यायालय के निर्णय, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, उस पर की गई कार्यवाहियां और कार्य को स्थायी स्मृति के लिए या गवाही के लिए क्या किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा। और इसमें न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। अगर आप न्यायालय को अवमानना करते हैं तो न्यायालय इस रूप में क्या है, एकदम स्वतंत्र है कि आपको क्या कर सकते हैं, दंडित कर सकते हैं। तो उच्च न्यायालय का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होना, आप इंग्लिश में याद रखोगे तो शायद ज्यादा आसान होगा अभिलेख की जगह, क्योंकि अभिलेख शब्द शायद आपको तुरंत ही याद ना आए, पर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की वजह से आपको चीजें याद रहे। तो 215 में बस याद रखिए हाई कोर्ट्स का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है। 214 में क्या है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होना। 215 में क्या है आपका, हाई कोर्ट्स का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होना। अब बात करते हैं 216, उच्च न्यायालयों का गठन। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश शामिल होंगे जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना उचित और आवश्यक समझे। किसी भी हाईकोर्ट का गठन कब तक नहीं हो सकता, जब तक उसमें एक मुख्य न्यायाधीश ना हो और जब तक उसकी सहायता के लिए अन्य न्यायाधीश ना हो। तो किसी भी हाई कोर्ट के गठन के लिए आवश्यक है उसमें एक मुख्य न्यायाधीश का होना और अन्य न्यायाधीशों का होना। और ये सारा काम किसको दिया गया है, ये मेहनत का काम किसे दिया गया है कि देखो भाई किसको बनाना है आपको मुख्य न्यायाधीश और किसको आपको अन्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करना है। अभी हम देखेंगे कि इसकी योग्यताएं क्या होती हैं कि किसे बनाया जा सकता है, परंतु गठन करने के लिए आवश्यक क्या है, किसी भी ग्रुप को बनाने के लिए उसमें मेंबर्स होना जरूरी है, तब तक वो ग्रुप नहीं कहलाएगा। वैसे ही कोर्ट तब तक कोर्ट नहीं कहलाएगा जब तक उसमें एक चीफ जस्टिस ना हो, जब तक उसमें अन्य न्यायाधीश ना हो। इसलिए बोला गया उच्च न्यायालय का गठन 216। ठीक है। 216 कौन करेगा गठन, राष्ट्रपति। तो 214 में क्या है जल्दी बताइए। ठीक है। 215 में क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स याद रखो बस। ठीक है। 216 में क्या है, गठन। एक शब्द बस याद रखो। ठीक है। सबसे पहले होगा, कौन होगा, हाई कोर्ट होगा प्रत्येक राज्यों के लिए, फिर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स और फिर उसका गठन। 217, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और पद की शर्तें। अभी हमने गठन देखा, अब देखते हैं पद की शर्तें क्या है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा, चलो ये तो हमें पता चल चुका है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उनके हस्ताक्षर और मोहर के तहत वारंट नियुक्त किया जाता है, अर्थात नियुक्ति पत्र सौंपा जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा परामर्श के बाद की जाती है। किसका परामर्श, अब ध्यान से सुनना, यहां लिखा है उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्न व्यक्तियों के परामर्श से की जाएगी। पहले व्यक्ति कौन है आपके, भारत के मुख्य न्यायाधीश, अर्थात किस कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के। किस कोर्ट के, ये है आपके सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अर्थात किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने से पहले आपको सबसे पहले किससे परामर्श करना है,
भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना है, फिर आपको परामर्श करना है संबंधित राज्य के राज्यपाल से। परंतु सबसे पहले किससे? ऐसा नहीं हो सकता कि ये मान जाए और ये ना माने तो आप नियुक्त कर सकते हो। अभी भी पहली प्राथमिकता किसको दी गई है? मुख्य न्यायाधीश को दी गई है। एक सामान्य उच्च न्यायालय के मामले में सभी संबंधित राज्यों के राज्यपाल से परामर्श किया जाता है। समान अर्थात बोला गया है कि मान लीजिए कि 3 राज्यों के लिए क्या बनाया गया है? एक हाई कोर्ट बनाया गया है, तो उन तीनों राज्यों के राज्यपाल से एक बार क्या करना होगा? परामर्श करना होगा। सामान्य उच्च न्यायालय का मतलब है कि एक से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का होना। ये समझ में आया? अच्छे समझ में आया? तो गठन के बाद हमने देखा नियुक्ति और पद की शर्तें। वापस चलते हैं। सबसे पहले हाई कोर्ट होगा, फिर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, फिर गठन, और गठन के बाद नियुक्ति और शर्तें। नियुक्ति और शर्तें बस याद रखिए। आप ये सीरीज याद रखो और 214 214 याद रखो। हम बिल्कुल उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं। ये हो गया आपका 217। इसके बाद आर्टिकल नंबर 218 इसके बाद आएगा। ये अभी 6 शर्तें चल रही हैं। कार्यकाल। संविधान ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कोई कार्यकाल निश्चित नहीं किया है, बल्कि इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। याद रखना, हाई कोर्ट, ये हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा था कि ये नहीं बताया गया था कि कब तक जस्टिस बने रहेंगे, 5 साल, 6 साल, 2 साल, 3 साल, बस एक एज लिमिट बोल दी गई थी। कितने वर्ष? 65 यस। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? हाई कोर्ट की। तो यहाँ एज लिमिट अब थोड़ा छोटा है, तो एज लिमिट थोड़ी कम कर देते हैं। 65 की जगह कितनी? 62 ईयर्स कर देते हैं। तो आप कब तक रह सकते हो हाई कोर्ट में? या तो मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, दोनों के लिए ही है। कितनी? 62 ईयर्स तक आप रह सकते हैं। यदि कोई न्यायाधीश अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो इस्तीफा किसके नाम पर देगा? देखो कितनी सारी चीजें यहां पे डिफरेंट है। नियुक्ति कौन करेगा? और हम जानते हैं कि जो नियुक्ति करता है वही शपथ दिलाता है, बल्कि राज्य में ऐसा नहीं होता। राज्य में आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाते हैं, ठीक है। और पर इस्तीफा किसे सौंप रहे हैं? तो नियुक्ति किसने दी? इस्तीफा कैसे सौंपा? परंतु शपथ। समझ में आया? ये चीज याद रखिएगा। यदि कोई न्यायाधीश अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो भारत के राष्ट्रपति के नाम पर, टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर उसको क्या लिखना होगा? अपना रेजिग्नेशन लिखना होगा। राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रकार हटाने का अधिकार है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए पावर दी गई थी। आर्टिकल नंबर 124 के सब क्लॉज 4 में प्रावधान किया गया था। हटाने की ऐसी सिफारिश संसद द्वारा की जाएगी, जिसको एक भाषा के रूप में हम किस नाम से जानते हैं? महाभियोग। परंतु ये शब्द किस में उपयोग होता है? राष्ट्रपति में उपयोग होता है। परंतु महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो सेम है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाने के लिए, और वही प्रक्रिया कॉपी की जाती है किसे हटाने के लिए? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को हटाने के लिए। अर्थात किस प्रकार से? कि दोनों ही संसद के दोनों ही सदनों से क्या स्वीकृति? विशेष बहुमत के साथ। और उसके बाद आपको राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस पर कराना होगा। और यदि मान के चलते हैं एक सदन से हाँ हो गया, तब भी दूसरे सदन के अध्यक्ष चाहे तो उसको अस्वीकार कर सकते हैं। यह प्रोसेस बहुत लंबी है, थोड़ी मुश्किल है, इसलिए सफल होना थोड़ा इसका कठिन होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने पर या किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित होने पर वह अपना कार्यकाल खाली कर देगा। यदि किसी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश किसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होता है तो उसका जो पद है हाई कोर्ट का, वो स्वतः ही क्या हो जाएगा? बड़ी जगह जा रहे हैं ना वो। अभी तक वो कहां पे बने हुए थे जस्टिस? हाई कोर्ट में। अब उन्हें स्थान कहां मिल रहा है? सुप्रीम कोर्ट में। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में ज्वाइनिंग करेंगे उनके हाई कोर्ट का स्थान क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ऐसे निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद किए जा सकते हैं। इस संबंध में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। अर्थात किसी की आयु अधिक होने पर भी यदि उसे नियुक्त किया जाएगा कहां पर? एज अ जस्टिस के रूप में, तो इस पर किसका अंतिम निर्णय होगा? राष्ट्रपति का। हाँ सर, ये क्लियर है? ये न्यायाधीशों का कार्यकाल। आर्टिकल कहां तक पहुंच चुके हैं हम? 217 तक पहुंच चुके हैं। न्यायाधीशों को हटाना, ये है आपका आर्टिकल नंबर 218। यहां लिखा नहीं है, लिख देते हैं हम। ये कलर दिख रहा है?
नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। कौन सा है आर्टिकल नंबर? आर्टिकल नंबर 218, न्यायाधीशों को हटाना। देखिए विशेष बहुमत अभी पता है हमें, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की संसद हटा सकती है, पर बहुमत कौन सा लगेगा? विशेष बहुमत से कम में डील नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप हटा रहे हैं न्यायाधीश को। कोई छोटा पद है क्या? नहीं है, इसलिए विशेष बहुमत अर्थात कितना? 2/3 मेजोरिटी चाहिए। सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। अब देखो ये प्रक्रिया आप लोगों को पता है, बताना है क्या फिर से? स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है? हटाने का आधार सुप्रीम कोर्ट के समान ही होगा, अर्थात दुर्व्यवहार और अक्षमता साबित होने पर। हटाने का तरीका भी सुप्रीम कोर्ट के जजों जैसा ही होगा। दोनों सदन की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति की स्वीकृति या हस्ताक्षर। हटाने की प्रक्रिया इस प्रकार है। निष्कासन प्रस्ताव पर लोकसभा के मामले में 100 सदस्यों और राज्यसभा के मामले में 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। अर्थात 100 सदस्य लोकसभा के होने चाहिए इस पक्ष में कि हमें इन्हें पद से हटाना है, और 50 सदस्य राज्यसभा के होने चाहिए कि हमें इन्हें पद से हटाना है। इसे सभापति अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अब सभापति अध्यक्ष इसलिए लिखा है, लोकसभा से भी शुरू किया जा सकता है और राज्यसभा से भी शुरू किया जा सकता है। वे प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं या इसे अस्वीकार भी कर सकते हैं। अब देखो यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है कि यहां 100 लोग और 50 लोग लेकर पहुंच गए अपना एप्लीकेशन कि हमें इन्हें पद से हटाना है, प्लीज कार्यवाही शुरू कर दीजिए। अध्यक्ष का मन नहीं है, मन नहीं है अर्थात अध्यक्ष क्या कर देते हैं, इस पर इनकार कर देते हैं, तो ये कार्यवाही वहीं पर क्या हो जाएगी? अच्छा, अगर ये किसी एक सदन में पास हो गया और दूसरे सदन के पास पहुंच गया, तो भी वहां के सभापति अध्यक्ष इसको क्या कर सकते हैं? तो भी वहां ये क्या हो गया? खत्म हो गया। देखो कितना मुश्किल है ये। पहले तो ये 100 मेंबर या 50 मेंबर क्या करेंगे? अपना पक्ष रखेंगे या इसको बोलते हैं आवेदन करेंगे, ठीक है। अब या तो ये लोकसभा से शुरू होगा, या तो ये कहां से शुरू होगा? राज्यसभा से शुरू होगा। अब लोकसभा से शुरू होगा तो ये जाएगा अध्यक्ष जी के पास, और राज्यसभा के अध्यक्ष को बोला जाता है सभापति। अध्यक्ष बोलना भी गलत नहीं है, परंतु बोला क्या जाता है? सभापति। अब मान के चलते हैं कि ये लोकसभा से शुरू हुआ। जब ये लोकसभा से शुरू हुआ तो सबसे पहले अध्यक्ष के पास पहुंचा, अध्यक्ष ने बोला या तो ना, तो ये खत्म, ठीक है। इतने लोगों का आवेदन तुरंत क्या? खत्म। परंतु यदि अध्यक्ष ने बोला ठीक है चलो इस पर क्या कर लेते हैं? वोटिंग कर लेते हैं, तो वोटिंग कितनी होगी? 2/3 मेजोरिटी पे होगी। अब यदि इसे सदन की कुल संख्या और उपस्थित सदस्य में 2/3 मेजोरिटी मिल गई, तो अगर मिल गई तो क्या हो गया? पास हो गया। और अगर नहीं मिली तो फेल हो गया, तो यहीं खत्म। पास हो गया तो कहां जाएगा? राज्यसभा पहुंचेगा। अच्छा, अगर ये कार्रवाई यहां से शुरू हुई होती और यहां पास हो जाता तो फिर कहां जाता? लोकसभा में। अब ये यहां से पास होके पहुंचा तो किसके पास जाएगा? अब सभापति के पास दो ऑप्शन है कि इसे वोटिंग के लिए पक्ष यहां पर रख दिया जाए या इसे क्या कर दिया जाए? अस्वीकार कर दिया जाए। तो यहां पर आके फिर से क्या? खत्म। अगर यहां पर इसको मेजोरिटी नहीं मिली, कितनी? 2/3 की, तो फिर से क्या? फिर खत्म। अब मान के चलते हैं कि इसको मेजोरिटी यदि मिल गई तो ये यहां से भी पास है, ये यहां से भी पास है, और अब ये कहां जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो अंतिम निर्णय, अब प्रेसिडेंट के पास तो है ही पावर्स, वीटो पावर्स। अब वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं। वो चाहेंगे तो स्वीकृति दे देंगे, वो चाहेंगे तो स्वीकृति को रोक लेंगे। तो मुश्किल है। पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव, चौथा पड़ाव, पांचवा पड़ाव, छठवां पड़ाव। तो आसान नहीं होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद, अच्छा वो हमने पूरा पढ़ लिया था क्या? प्रस्ताव स्वीकार होने की स्थिति में आरोपों की जांच के लिए अध्यक्ष द्वारा 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। जांच करता है कि जो आरोप लगाए गए हैं संबंधित जस्टिस पर वो सही है या नहीं। जस्टिस कह रहा हूं मैं, जज पर। मैंने 2-3 बार अभी जस्टिस जस्टिस बोल दिया ना। जहां भी जस्टिस है तो उसको आप करेक्शन कर लो जज से, ठीक है।
तुम लोग बोलते भी नहीं हो कि जस्टिस कह रहा हूं। प्रस्ताव स्वीकार होने की स्थिति में आरोपों की जांच के लिए अध्यक्ष द्वारा 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। यदि समिति उन्हें दोषी पाती है तो सदन प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। फिर राष्ट्रपति को हटाने के लिए अभिभाषण प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति न्यायाधीशों को हटाने का आदेश पारित कर सकते हैं। अभिभाषण समझते हो, राष्ट्रपति की स्पीच का 2 बार होती है, एक बार जब नई सरकार बनती है, दूसरी बार प्रत्येक वर्ष के पहले अधिवेशन में। तो राष्ट्रपति जब अपना अभिभाषण समाप्त करते हैं ना, उस अभिभाषण में वो संबंधित न्यायाधीश को हटाने की बात भी बोलते हैं। उसके पश्चात उन्हें पद अपना त्यागना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 218। अगला आर्टिकल, अच्छा अभी कुछ और भी योग्यताएं बची हैं। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। कोई स्पेन, यूक्रेन, रशिया से आने वाला व्यक्ति तो यहाँ न्यायाधीश बन नहीं सकता। उसको पता नहीं ना हम लोग के कर्म कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं। अब कानून पढ़ लेगा पर थोड़ा सा दिल से जुड़ नहीं पाएगा, भावनाओं में नहीं बहेगा, है ना। वैसे जज भावनाओं में बहते भी नहीं है। उन्हें क्या चाहिए? सबूत चाहिए। फिर भी थोड़ा सा होना चाहिए ना कि भारत से जुड़ा हो, समझे कि भारत के लोग किस प्रकार के हैं। अब इस चीज को ध्यान से समझना। कम से कम कितना? 10 वर्ष ही चलेगा इसमें। कम से कम 10 वर्ष तक भारत के क्षेत्र में न्यायिक पद पर रहना चाहिए, या कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का वकील रहा हो। उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, उच्चतम होगा, है ना। कम से कम कितने वर्ष? 10 वर्ष। या तो 10 वर्ष उसने न्याय के क्षेत्र में कार्य किया हो, ठीक है, तो वो बन सकता है किसमें? आपके हाई कोर्ट में जज बन सकता है। या कम से कम 10 वर्ष वकील के रूप में क्या किया हो? कार्य किया हो, तो क्या बन सकता है? जज बन सकता है। शपथ और प्रतिज्ञान, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 214 में क्या था? एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है। 215 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। 216 गठन। 217 सेवा शर्तें, ठीक है। 218 हटाना, सेवा शर्त के बाद हटाना। 219 शपथ, या आप केवल शपथ याद रखिए, ओथ, ठीक है, आप सिर्फ शपथ याद रखिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले, हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की, किसके समक्ष? राज्य के राज्यपाल, या इस संबंध में अगर राज्य के राज्यपाल उपस्थित नहीं है तो राज्य के राज्यपाल किसी व्यक्ति को नियुक्त करेंगे शपथ दिलाने के लिए। इस संबंध में उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष क्या लेंगे? शपथ या प्रतिज्ञा लेंगे और हस्ताक्षर करेंगे। अर्थात आपको नियुक्ति दी राष्ट्रपति ने, आपसे इस्तीफा स्वीकार किया राष्ट्रपति ने, परंतु आपको शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। यहां पे हमको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आर्टिकल नंबर 219 क्या बोलता है? शपथ के बारे में बात करता है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 220 220 स्थायी न्यायाधीश होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। आपको पता है, चलो हम पढ़ के पहले बता देते हैं। उच्च न्यायालय का कोई भी स्थायी न्यायाधीश, स्थायी मतलब जिसको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा चुका है। उच्च न्यायालय का कोई भी स्थायी न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों को छोड़कर, किसे छोड़कर? सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों को छोड़कर किसी भी न्यायालय में या किसी भी प्राधिकरण के समक्ष दलील या कार्य नहीं कर सकता है। अर्थात कोई भी ऐसा प्राधिकरण या कोई भी ऐसी जगह जहां न्याय से संबंधित प्रैक्टिस की जाती हो या किसी भी प्रकार की न्याय से संबंधित कार्रवाइयां की जाती हो, वो नहीं कर सकता। उस पर क्या लगा दी जाएंगी? प्रतिबंध। क्योंकि आप छोटी जगह पर या किसी अन्य जगह पर रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आप रिप्रेजेंटेटिव बन चुके हो गवर्नमेंट के। रिप्रेजेंटेटिव का मेरा मतलब है कि आप एक गवर्नमेंट बॉडी का हिस्सा बन चुके हो। रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हाई कोर्ट के जज, है ना, जो किसी सरकार को रिप्रेजेंट करें। हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है, अर्थात जो पूर्णता क्या है? स्वतंत्र है। परंतु ये रिप्रेजेंट किसको करती है? इंडियन गवर्नमेंट को करती है ना। अर्थात हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को ये रिप्रेजेंट करती है। तो यदि आप हमारे हाई कोर्ट के जज हैं तो आप किसी अन्य हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि वो समान है, या उससे ऊपर कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी अन्य न्यायिक प्राधिकरण में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप पर पूर्णता क्या लगाया जाएगा? प्रतिबंध लगाया जाएगा। 220 219 क्या था आपका? शपथ। 220 प्रतिबंध। अन्य स्थान पर प्रैक्टिस से
प्रतिबंध। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप सीक्वेंस याद रखें। 221 221 न्यायाधीशों का वेतन। अब तो बात उसी में सब समझ गए होंगे आप क्या लिखा है, देखते हैं। संसद समय समय पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन, भत्ते, विशेष अधिकार और पेंशन का निर्धारण करती है, जैसे वेतन दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है। दूसरी अनुसूची में क्या लिखा है? दूसरी अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची में और तीसरी अनुसूची में शपथ है ना। ये सीक्वेंस याद है आपको? तो आपके वेतन भत्ते, आपके विशेष अधिकार और पेंशन से संबंधित सभी निर्धारण कौन करेगा? दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट होंगे। किसी वित्तीय, अब कंफ्यूजन हो रहा होगा, अभी तो हमने देखा था राष्ट्रपति करते हैं, हो रहा होगा ना। 2 आर्टिकल और रुक जाओ, वो भी क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। किसी वित्तीय आपातकाल को छोड़कर, वित्तीय आपातकाल कभी देश में लगा है क्या? कभी लग भी नहीं सकता, ठीक है। हम तो पॉजिटिव मानते हैं अपने देश को, हमारे देश में कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आ सकते इस प्रकार के कि वित्तीय आपातकाल घोषित करना पड़े, है ना। तो वित्तीय आपातकाल की स्थिति में आप उनके पेंशन में और वेतन भत्तों में गिरावट कर सकते हो, क्योंकि आपका फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। परंतु ऐसी स्थिति ना होने पर कभी भी किसी भी प्रकार के लाभ में कमी नहीं की जाएगी, वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जाएगी, ठीक है। तो क्या है 221 आपका? 221। 219 क्या था? 219 शपथ। 220 प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। 221 वेतन भत्ते। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। 214 क्या है? जल्दी से बताना, एक सीक्वेंस याद रख लो, है ना। 215 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। 216 गठन। 217 और सेवा शर्तें। 200 कहां तक हो गया? 18। 218 हटाने की प्रक्रिया। 219 शपथ। 220 प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। 221 वेतन भत्ते। कौन निर्धारित करेगा? संसद। एक न्याय 222 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। अब इस चीज को ध्यान से समझना, यदि किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं या न्यायाधीश हैं, तो उन्हें, मान लीजिए मध्य प्रदेश के हैं या महाराष्ट्र के हैं, तो उन्हें किसी अन्य राज्य के हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो सिस्टम है चेंज करने का, इस राज्य से उठाकर किसी दूसरे राज्य में भेज देने का, वो कोई भी राज्य हो सकता है। हो सकता है आपको असम भेज दिया जाए, ठीक है। हो सकता है आपको कलकत्ता भेज दिया जाए, आपको कर्नाटक भेज दिया जाए। हो सकता है आपको ऊपर कहीं हरियाणा भेज दिया जाए, चंडीगढ़ भेज दिया जाए, है ना। तो एक चीज इसमें साफ तौर पर बोली गई है कि यदि कभी भी ऐसा किया जाएगा तो उसे कभी भी एक दंडात्मक कार्यवाही नहीं माना जाएगा। समझ रहे हो? आप क्या कर रहे हो? ट्रांसफर कर रहे हैं। अब अच्छा खासा मध्य प्रदेश में रहते हैं व्यक्ति, मध्य प्रदेश के जज बने तो खूब मजा आ रहा है हिंदी भाषी राज्य में, है ना। उन्हें भेज दिया ऊपर। ऊपर मतलब नॉर्थ में, ऊपर मतलब ज्यादा ऊपर नहीं बेटा, है ना, नॉर्थ में भेज दिया गया। अब उनकी इच्छा हो चाहे ना हो, उन्हें सर्विस करने के लिए नॉर्थ में भेज दिया या ईस्ट में भेज दिया। अब इसे किसी भी तौर पर दंडात्मक कार्रवाई रूप में देखा नहीं जाएगा। ये साफ तौर पर लिखा है भाई, देख लो, ठीक है। आप कल को बोलो ना, या फिर अगेंस्ट मत जाओ कि मेरे साथ गलत किया गया, मुझे यहीं रहना है। देखो, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं। किसके पावर दी गई? राष्ट्रपति को दी गई। स्थानांतरण पर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने वेतन में अतिरिक्त भत्ता पाने का हकदार होगा, जैसे कि संसद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि स्थानांतरण केवल सार्वजनिक हित, क्या लिखा है यहां पर? सार्वजनिक हित में किया जा सकता है और इसे सजा के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया है कि किसी भी मनमाने ट्रांसफर को रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा जरूरी है, अर्थात राष्ट्रपति जब भी ऐसा करते हैं तो उन्हें एक बार परामर्श लेना आवश्यक है, लेकिन केवल वही न्यायाधीश इसे चुनौती दे सकता है जिसके लिए स्थानांतरण आदेश पारित किया गया है। देखो, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप इसे सार्वजनिक हित में कर सकते हैं, दंडात्मक कार्यवाही के रूप में या सजा के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद भी यदि राष्ट्रपति कर देते हैं किसी वजह से, और जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है उसको ऐसा लगता है कि मुझे ये सजा के रूप में मेरे साथ ये किया जा रहा है, तो केवल वही व्यक्ति
वही न्यायाधीश इसे क्या कर सकता है, चुनौती दे सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि राष्ट्रपति जब भी कोई ऐसा कार्य करें वो किससे एक बार परामर्श लें, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लें। और यहां बोला गया है कि आप इसे दंडात्मक कार्यवाही के रूप में देख नहीं सकते। क्यों बोला, ऐसे में तो जिसका भी ट्रांसफर होगा अगर उसे पसंद नहीं आएगा तो वो बार बार क्या देंगे, चुनौती देंगे। इसलिए बोला गया है यहां पर साफ तौर पर इस चीज को। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 222 कि एक न्यायाधीश को किसी अन्य राज्य के न्यायालय में ट्रांसफर किया जा सकता। 221 क्या था, वही वही क्या, वेतन। ठीक है, वेतन 222। अब 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यवाहक यानी ये होता है कार्यवाहक, देखो एक्टिंग समझते हो ना, एक्टिंग। देखो जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, या इस अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, या अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो कार्यालय के कर्तव्यों का पालन न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीश के द्वारा किया जा सकता है जिससे कौन, राष्ट्रपति उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियुक्त करना चाहते हैं। तो यहां एक चीज और पता चली हमें कि यदि आपके मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी अन्य न्यायाधीश को उसका कार्यभार दिया जा सकता है, परंतु किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा नहीं, किसके द्वारा। तो ये सारी पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, परंतु शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। 224 अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब ध्यान से समझना, यहां लिखा है कार्यवाहक, जो मुख्य न्यायाधीश के ना होने पर कार्यभार संभालेंगे। अब यहां बात हो रही है अतिरिक्त एवं कार्यवाहक। कैसे समझना, यदि उच्च न्यायालय के कामकाज में अस्थायी वृद्धि हो जाती है, अर्थात हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस आ गए या उसका काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो राष्ट्रपति को किसी योग्य व्यक्ति को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने का अधिकार है। अर्थात किसी अन्य व्यक्ति को, परंतु उसकी योग्यता अनिवार्य है, योग्यता के अनुसार वो उसे कुछ समय के लिए, अब वो कुछ समय कितना है, अधिकतम 2 वर्ष, कितना, ऐसी नियुक्ति प्रकृति में अस्थायी है और 2 वर्ष की समय सीमा से अधिक नहीं हो सकती। यहां जिसे कार्यवाहक नियुक्त किया जा रहा था, वो जो अन्य सदस्य थे या अन्य न्यायाधीश थे, उनमें से ही किसी एक को क्या बनाया जा रहा था, मुख्य न्यायाधीश। कब तक के लिए, जब तक कि मुख्य न्यायाधीश अवेलेबल नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तब तक यहां पर उस व्यक्ति को अलग ही जगह से लाया जा रहा है जो उस टीम का मेंबर नहीं है, परंतु अधिकतम कितने समय के लिए, केवल 2 वर्षों के लिए। कौन नियुक्त कर सकता है, राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। कार्यवाहक और अतिरिक्त न्यायाधीश दोनों ही 62 वर्ष की आयु से अधिक पद पर नहीं रख सकते, अर्थात इनकी भी एज लिमिट डिसाइडेड है कितनी, 62 ईयर्स। 224, तो 223 224 याद रखो, पहला कार्यवाहक और दूसरा अतिरिक्त कार्यवाहक। अतिरिक्त कार्यवाहक याद रखना, पहला कार्यवाहक 223 और 224। 222 क्या था, ट्रांसफर, कि एक न्यायाधीश को किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर किया जा सकता है। 221 क्या था, वेतन था। ठीक है, 224A 224 देखा, उच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भी नियुक्ति है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी देखा था हमने कि समय या जरूरत पड़ने पर आप किसी रिटायर्ड जज को भी क्या कर सकते हो, बुला सकते हो, इनवाइट कर सकते हो, फोन कर सकते हो। किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी भी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अस्थायी अवधि, परमानेंट जॉब नहीं है, है ना, अस्थायी अवधि के लिए राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। किससे, जो रिटायर हो चुके हैं उनसे। ऐसा केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। क्यों लिखा, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने देखा कि न्यायाधीश की आयु से संबंधित पढ़ा था, यहां पर क्या हो चुके हैं वो, अर्थात 62 इयर्स की एज लिमिट क्रॉस कर चुके होंगे, रिटायर्ड हो गए हैं, तो इसके बाद भी उन्हें वो हाई कोर्ट इनवाइट कर रहा है कुछ समय को कार्य करने के लिए, तो कौन कर सकता है उनकी नियुक्ति, राष्ट्रपति। और आयु से संबंधित कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, और अगर प्रश्न उठा तो अंतिम निर्णय किसका होगा। तो ये सारी कहानी समझ में आ रही है अब कि पावर्स किसके पास है, राष्ट्रपति। डिसाइडिंग पावर्स किसके पास है, राष्ट्रपति। वेतन भत्ते, पेंशन, विशेष अधिकार कौन डिसाइड करेगा, संसद।
कौन डिसाइड करेगा? मैंने बोला पेंशन, विशेष अधिकार, वेतन भत्ते कौन डिसाइड करेगा? संसद डिसाइड करेगी। ऐसे न्यायाधीशों के भत्ते, अभी आप जहां कंफ्यूज हो रहे थे वो आय को लेकर, अब समझना ऐसे न्यायाधीशों के भत्ते किसके द्वारा? कैसे न्यायाधीशों के? जो सेवानिवृत्त, ठीक है, उसको हम करेक्शन कर लेते हैं, सभी के सभी न्यायाधीश नहीं, सभी न्यायाधीशों के वेतन भत्ते कौन डिसाइड करेगा? पेंशन संसद करेगी। पर जो सेवानिवृत्त बुलाए जा रहे हैं कुछ अस्थायी समय के लिए कार्य करने के लिए, उनके वेतन भत्ते कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 224A। क्लियर है? 223 क्या है? कार्यवाहक। 224 क्या है? अतिरिक्त कार्यवाहक। 224A क्या है? सेवानिवृत्त कार्यवाहक। क्या है? कार्यवाहक क्यों बोलते हैं हम? कार्यवाहक का मतलब होता है कुछ समय के लिए, जो परमानेंट नहीं होते। क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? 221 क्या है? 222 क्या है? ट्रांसफर, ठीक है, अतिरिक्त दूसरे राज्य में ट्रांसफर। 225 उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां। बहुत ही आसान है। यह अपील की सर्वोच्च अदालत है जिसे संविधान की व्याख्या करने की शक्ति दी गई है। वर्तमान में उच्च न्यायालय को निम्नलिखित क्षेत्राधिकार और शक्तियां प्राप्त हैं। मूल क्षेत्राधिकार अर्थात जो उसका स्वयं का न्याय मूल क्षेत्राधिकार है। दूसरा रिट्स, अब रिट्स आपको मैं पढ़ा चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की भी रिट्स से संबंधित प्रावधान ये कर सकते हैं। फिर अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसके बाद सुपरवाइज करना किसी चीज को, अगर हाई कोर्ट करना चाहे तो। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, जो हाई कोर्ट के नीचे सेशनल कोर्ट या सत्र न्यायालय, उन पर क्या करना? नियंत्रण स्थापित करना। अभिलेख न्यायालय अर्थात कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में काम करना। और न्यायिक समीक्षा की शक्ति। अब ये सारी चीजें केवल एक नजर देखने वाली हैं, आपको ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिटेल में पहले पढ़ा चुका हूं। तो ये सारी चीजें, ये सारी पावर्स किसके पास हैं? हाई कोर्ट के पास है। आर्टिकल नंबर 225। तो 225 आप याद रखो, शक्तियां और क्षेत्राधिकार। क्या? शक्तियां और क्षेत्र। अगर मेरे मूल अधिकार का हनन हुआ, एज अ एग्जाम्पल के तौर पे बताइए, अगर मेरे मूल अधिकार का हनन हुआ तो क्या मैं हाई कोर्ट जा सकता हूं? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? बताइए। सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि रिट की पावर दोनों के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है। बिल्कुल सही। 225। 226 कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्तियां। इसे मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले वही बात की कि इसे मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए और किसी अन्य उद्देश्य के लिए, यानी सामान्य कानूनी अधिकारों को लागू करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, निषेध और यथा वारंट सहित रिट जारी। यथा वारंट यानी आपका वही चीज हो गई, अर्थात सारी की सारी रिट जारी करने की पावर्स भी किसके पास है? किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है। रिट पावर केवल सुप्रीम कोर्ट को दी गई है क्या? केवल सुप्रीम कोर्ट को दी गई है? आपको अगर बहुत अच्छे से याद हो, हमने उसी समय पढ़ा था कि आर्टिकल 32 वर्सेस आर्टिकल 226। अगर आपको याद हो, आप पीडीएफ में जाके देख सकते हो कि हमने दोनों में डिफरेंस पढ़े थे कि ऐसी कौन सी पावर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पास है रिट के संबंध में, और ऐसी कौन सी पावर्स हैं जो हाई कोर्ट के पास है रिट के संबंध में। तो हाई कोर्ट की यदि शक्तियों की बात की जाए या क्षेत्राधिकार की बात की जाए तो वो 225 में है। पर बोला जाए कि ये बताइए कि हाई कोर्ट की रिट पावर्स किसमें लिखी हैं, तो रिट पावर्स किसमें लिखी हैं? 226। तो आप एक ग्रुप बना लो ना, सबसे अच्छा 32 और 226। जैसे हमने ग्रुप बनाया था ना 124 और 214, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, वैसे आप ग्रुप बना लो 32 226। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की रिट पावर्स, 226 के तहत हाई कोर्ट्स की रिट पावर्स। इसे किसी भी व्यक्ति, प्राधिकरण और सरकार के द्वारा जारी किया जा सकता है, ये हम जानते हैं। आर्टिकल 227 उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां। देखिए, पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय के पास क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में कार्यरत, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार मतलब, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार मतलब वो क्षेत्र जो किसके अंतर्गत आता है? जो हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, जबलपुर हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कितना क्षेत्र आता है? संपूर्ण मध्य प्रदेश आता है, तो वो हो गया उसका क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार। क्लियर है? क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में कार्यरत सभी अदालत, अब जिलों में क्या होती है आपकी? सत्र न्यायालय होते हैं आपके। सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण की क्या करना?
शक्ति, अर्थात अधीक्षण मतलब होता है कि आप उसका क्या कर सकते हो, देखरेख, पहली चीज, दूसरा नियंत्रण, और तीसरा आप उस पर किसी भी प्रकार के उसके क्षेत्र के हस्तक्षेप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मतलब यदि वो अपने क्षेत्र का क्या करते हैं, अतिक्रमण करने का प्रयास करते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उसको रोक सकते हो। पूरी नजरें आप बैठा सकते हो। अगर सत्र न्यायालय द्वारा कोई भी गलती की जाती तो फटकार कौन लगाएगा, हाई कोर्ट लगाएगा। अर्थात हाई कोर्ट की नजरें हमेशा किस पर बनी हुई हैं, अपने क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में उपस्थित सभी अदालतों या न्यायाधिकरणों पर। लेकिन केवल कहां नहीं, सैन्य अदालत पर नहीं, सैन्य अदालतों या न्यायाधिकरणों पर इसका कोई भी अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसका कानून क्षेत्र के भीतर सभी अधीनस्थ अदालतों पर उसी तरह बाध्यकारी है जैसे सर्वोच्च न्यायालय का कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी। सुप्रीम कोर्ट का सुनाया गया कोई भी कानून या निर्णय किस पर बाध्यकारी है, सभी स्टेट्स की हाई कोर्ट्स और सभी स्टेट्स के अंदर स्थित जिला सत्र न्यायालयों के भीतर। वैसे ही हाई कोर्ट के भीतर जितने भी सत्र न्यायालय या न्यायाधिकरण आते हैं, हाई कोर्ट ने यदि किसी भी प्रकार का निर्णय सुनाया है तो वो उस पर क्या है, बाध्यकारी है, अर्थात आपको मानना ही पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है कि हम नहीं मानते, हम नहीं मान के तो देखो आप, फिर पता चलेगा आपको पावर्स। तो 226 में रिट जारी करने की शक्तियां और 227 में न्यायालयों पर अधीक्षण या नियंत्रण की शक्तियां। 228 कहां से शुरू किया था हमने, 214 से शुरू किया था ना। 228 कुछ मामलों को उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करना। उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मामले अपने पास बुलाने का अधिकार है, होता है ऐसा। ये सेम चीज हाई सुप्रीम कोर्ट भी करता है कि वो हाई कोर्ट से किसी मामले को अपने पास बुला सकता है अगर वो उचित समझे तो। यदि इसमें कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है या आवश्यक संवैधानिक व्याख्या की जा रही है तो वो उससे संबंधित मामले को अपने पास बुला सकता है आर्टिकल 228 के तहत। 229 अधिकारी और सेवक तथा उच्च न्यायालय के व्यय। उच्च न्यायालय के, अच्छा इसमें एक बहुत स्वतंत्रता दी गई है उच्च न्यायालय को, देखना। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बिना किसी कार्यकारी हस्तक्षेप, कार्यकारी हस्तक्षेप मतलब, कार्यकारी हस्तक्षेप मतलब जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है उसके हस्तक्षेप के बिना, ठीक है, बिना किसी कार्यकारी हस्तक्षेप के उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति करने की क्या है, स्वतंत्रता है। इसलिए आप देखिएगा कि हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो अपने अधिकारियों की नियुक्ति सेपरेट करता है, स्वयं ही कंडक्ट करवाता है। वो जो भी चीज है, इंटरव्यूज, एग्जाम्स, जो भी प्रक्रिया, वो कौन कंडक्ट करवाता है, हाई कोर्ट। आपने कभी हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन देखा एग्जाम का, कभी भी हाई कोर्ट में स्टेनो की, AG3 की, किसी की भी वैकेंसीज निकलती हैं तो ऊपर लिखा होता है हाई कोर्ट। उसे कोई हमारी सरकारी एजेंसी या फिर ESB, व्यापम, इस प्रकार की सर्विस निकालती है क्या, नहीं। केवल जुडिशियल सर्विसेज जो होती हैं, जुडिशियल सर्विसेज जो मुख्य सर्विसेज, सिविल सर्विसेज हैं, वो हमारी जो सिविल बॉडी है वो कंडक्ट करवाती है। मुख्य न्यायाधीश को उनकी सेवाओं की शर्तें निर्धारित करने का क्या है, अधिकार है। देखो एक चीज आप समझना, अगर कभी बोला जाए ना कि हमारे देश में वो एक कौन सी चीज है जिसमें आपको एकदम स्वतंत्र रूप और थोड़ा सा ब्रिटिश टच देखने मिलेगा स्वतंत्रता के बाद भी, तो वो कहां पर है, हमारे कोर्ट्स हैं, न्यायालय हैं। जैसे पहले हुआ करते थे, सिस्टमैटिक तरीके से जैसे पहले चीजें होती थी, एज इट इज वही कॉपी हो रही हैं। जिस प्रकार से पहले स्वतंत्र हुआ करते थे उसी प्रकार से आज भी, यहां तक कि वो बिल्डिंग्स भी आपको ब्रिटिश जमाने की ही अधिकतर देखने मिलेंगी। एकदम से आपको ऐसा लगता है कि कौन सी दुनिया में आ गए हम, अलग ही भाषा चल रही है। अच्छा, जो न्यायालयों की जो भाषा है, अब मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, हिंदी भी नहीं समझ पाओगे आप, ठीक है। कभी न्यायालय ने यदि कोई अपना निर्णय सुना है तो निर्णय को पढ़ के देखना, आप अपना सिर पटक लोगे पर समझ नहीं पाओगे, ठीक है। 2-3 वकील बैठाने पड़ेंगे, अवमानना, अभिलेखाकार, है ना, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। आर्टिकल नंबर 230 उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का कुछ केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार। ये कह रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग से हाई कोर्ट तो बन नहीं सकता, तो कुछ हाई कोर्ट्स के क्षेत्र में किसको डाल दिया जाता है, किसको डाल दिया जाता है, यूटीज को डाल दिया जाता है। अभी जब मैं आपको लिस्ट बताऊंगा तो आपको पता चलेगा किन यूटीज को किसके भीतर रखा गया है। 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय की, क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, ये वही चीज है ना जो अभी थोड़ी देर पहले हमने की है ना। 231 में क्या लिखा है कि 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। अब कुछ तथ्य देख लेते हैं, समाप्त, बधाइयां, 231 तक आपके आर्टिकल्स हो चुके हैं।
कुछ तथ्य देख लेते हैं। एक संस्था के रूप में भारत के उच्च न्यायालय की शुरुआत कब की गई? 1862 में हुई थी। तब इसे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में स्थापित किया गया था। चौथा उच्च न्यायालय 1866 में कहां पर? इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। पहला, दूसरा, तीसरा पता है, चौथा भी याद रख लो, कहां पर? इलाहाबाद। दिल्ली एकमात्र ऐसा यूटी है जहां पर क्या है? दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तो है, पर दिल्ली में एक क्या है आपका? हाई कोर्ट भी है। एकमात्र यूटी है जहां पर क्या है? हाई कोर्ट है। संसद को उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने और कम करने का भी क्या है? अधिकार। बाहर मतलब उस क्षेत्र में कम करने का भी अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। कोई डाउट यहां पर? कोई डाउट है? अब लिस्ट देख लें थोड़ी सी। अब लिस्ट देख लेते हैं, देखना। कोलकाता हाई कोर्ट, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? एक तो वो जिस राज्य में, वो पूरा कौन सा? वेस्ट बंगाल का पूरा क्षेत्राधिकार किस हाई कोर्ट के अंदर है? कोलकाता। पर अब हमने बोला ना, हाई कोर्ट के भीतर किसी यूटीज को रखा जा सकता है, तो अंडमान और निकोबार को भी किस में रखा गया है? अर्थात अंडमान और निकोबार से संबंधित कोई भी न्यायिक वाद किसके द्वारा सुने जाएंगे? कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा सुने जाएंगे। तो सारे केसेस कहां जाएंगे? तो अगर अंडमान और निकोबार में जाकर आपके द्वारा कोई कांड किया जाता है, तो आपकी सुनवाई कौन करेगा? कोलकाता हाई कोर्ट करेगा। बॉम्बे, ठीक है, महाराष्ट्र, पूरा क्षेत्र, महाराष्ट्र का क्षेत्राधिकार आ गया। इसके अलावा दादर नागर हवेली, देखो गोवा, गोवा के पास सेपरेट क्या नहीं है? हाई कोर्ट नहीं है, तो गोवा के भी सारे मामले कौन सुनेगा? बॉम्बे हाई कोर्ट सुनेगा। और दमन एंड दीव के भी सारे मामले कौन सुनेगा? ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको यही चीज बताई गई है कि दो राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है, अर्थात महाराष्ट्र और गोवा का कहां पर है? बॉम्बे, जिसे आज मुंबई के नाम से जानते हैं हम। और दमन और दीव, दादर और नगर हवेली का भी कहां पर है? बॉम्बे में है। अर्थात यूटी को भी रखा गया और दो राज्यों को भी रखा गया है। यही चीज बोली गई है ना? तो यही चीज हमें समझनी। इसलिए हमारे देश में कितने हाई कोर्ट्स हैं? 25 हैं, क्योंकि किसी हाई कोर्ट में दो राज्यों को भी रखा गया है। अंतिम में देखो 2019 में जब ये अलग अलग हुए थे, तो 19 में तेलंगाना को मिला, उसका कहां पर? हैदराबाद में। कंफ्यूज मत होना, तेलंगाना नीचे लिखा है। और नवीनतम हाईकोर्ट कहां बनाया गया? अमरावती में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में बनाया गया। ठीक है, तो इतने सारे आपके ये यूटीज हैं और जिले कह रहा हूं, राज्य हैं। और ये सामने लिखे गए हैं उनके हाई कोर्ट या अर्थात स्थान। जिस प्रकार से आपका उत्तराखंड में हाई कोर्ट है, झारखंड में हाई कोर्ट है, त्रिपुरा में हाई कोर्ट है, कुछ राज्य जहां पर उनके पास स्वयं का उनका क्या है? हाई कोर्ट है। क्लियर है? तो ये थी हाई कोर्ट्स की शक्तियां, पावर, योग्यताएं, सिस्टम और उसकी गठन से संबंधित सभी प्रक्रियाएं। समझ में आए? ऐसा कोई भी पॉइंट है जो समझ में ना आया हो? है? बोल के बताओ, हिम्मत है तो। है कोई ऐसा पॉइंट? बोल दो। अरे हिम्मत है तो पूछो, मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं हिम्मत है तो पूछ के बताओ। है? कोई डाउट है? एक बार मतलब कैसे स्वतंत्र? बोल दो ना, स्लाइड में क्या देख रहे हो, बोलो। अब एक बात बताओ, मान लो एक आपका, जैसे कि हमने अभी बात करी आपसे बॉम्बे हाई कोर्ट की, कौन कौन आ रहा है इसमें? महाराष्ट्र आया, गोवा आया, दादर नगर हवेली आई, और दमन एंड दीव आया। चलो मान लो गोवा को कल को क्या मिल गया? उसको स्वतंत्र हाई कोर्ट मिल गया। तो अब इसके क्षेत्राधिकार में कमी की जा रही है, बढ़ाया जा रहा है? किसके पास है ये अधिकार? पहला पॉइंट। दूसरी चीज, एज अ एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ठीक है, कि ये दमन दीव का जो क्षेत्राधिकार है, इसको बॉम्बे से छीनकर गुजरात को दे दिया गया। किस हाई कोर्ट को? तो पावर को बढ़ाया गया है, कम किया गया? कम किया गया। किसके पास है क्षेत्राधिकार? ये स्वतंत्र है अपने क्षेत्राधिकार में, जो संसद द्वारा इसको प्रोवाइड किया गया है कि आप अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। आपको जो भी वहां पर है अपीलीय क्षेत्राधिकार, न्यायिक क्षेत्राधिकार, वो इस क्षेत्र के भीतर रहकर करना है। परंतु आपके क्षेत्र को बढ़ाना या कम करने का अधिकार किसके पास है? हो सकता है कल को और यूटी बढ़ा दे, हो सकता है एक राज्य का भार और दे दे उस राज्य से हाई कोर्ट हटाकर। ये सारी पावर्स किसके पास है? संसद के पास है। आई बात अच्छे से समझ में? क्लियर है एकदम? ठीक है,
समाप्त करें अच्छे से, एकदम खुशी खुशी। समझ में आया है? चलिए, जय हिंद।